गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जो भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद है उनमें जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उनका हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन आज की क्लास में हम करेंगे। तो अंत तक बने रहें। और इस क्लास की फ्री PDF कहाँ पर मिलेगी तो ये भी हम आपको क्लास के एंड में बताएंगे, तो अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाग 1। भारतीय संविधान के भाग की संख्या है 22 और भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं, लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। 9वीं भूमि सुधार से संबंधित है, 10वीं दल बदल से संबंधित है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर निकायों से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल हैं। और भारतीय संविधान में मूल संविधान में भी 22 भाग थे और वर्तमान में भी 22 भाग हैं। और भारतीय संविधान में जब मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में भी 395 में ही अनुच्छेद हैं, लेकिन इसके जो अनुच्छेद हैं संशोधन हुए हैं उनमें ही उपधाराओं के रूप में इनको जोड़ा गया है। और अगर देखें तो वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या हो गई है 465, लेकिन हमको 395 ही मानना है क्योंकि 396वां अनुच्छेद अब तक नहीं बना है। और जो 395 अनुच्छेद हैं उनमें ही धाराओं और उपधाराओं के रूप में नए अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद टोटल हैं 395 और यही हमारा आंसर होगा। तो भारतीय संविधान का भाग 1 जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन है और इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया यानी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है और कहीं पर भी हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख नहीं है, इंडिया और भारत दोनों शब्दों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट सेकंड अनुच्छेद एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश। अगर भारतीय संघ में किसी नए राज्य को शामिल करना है तो अनुच्छेद 2 के तहत शामिल किया जाएगा। जैसे सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में शामिल किया गया था। तो यह है नए राज्यों का प्रवेश। और नए राज्य का गठन अनुच्छेद 3 में है। राज्यों के भीतर संघ की जो राज्यों की सीमाएं हैं उनके नाम और सीमा में परिवर्तन करके नए राज्यों का गठन करना अनुच्छेद 3 के तहत ही किया जाता है और ये सीमा के भीतर ही होता है। जैसे तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था और जम्मू कश्मीर का गठन किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर राज्य को अलग करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटी में विभाजित किया गया था। और सन 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया था। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि तीन राज्यों का एक साथ गठन किया गया था सन 2000 में। तो अनुच्छेद 3 का संबंध है नए राज्यों के गठन से। और 2 में एडमिशंस ऑफ न्यू स्टेट का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 4 में कहा गया कि राज्य के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन और नए राज्यों का प्रवेश संसद के द्वारा होगा। तो संसद को इस पर पूर्ण अधिकार होगा। तो ऐसा कहा गया अनुच्छेद 4 में। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है जिसमें 5 से 11 तक उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 5 इसमें कहा गया कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता प्राप्त होगी। जब संविधान प्रारंभ हुआ था तब से उनको नागरिकता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 6 इसमें पाकिस्तान से भारत आए नागरिकों के बारे में बताया गया है, जो माइग्रेशन टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। और अनुच्छेद 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 9, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर सकता है तो स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता को अपनी इच्छा से ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 9 में कहा गया है। और नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। ये है अनुच्छेद 11 के अंदर। नेक्स्ट है भाग 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। और जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर
300A अनुच्छेद में डाल दिया गया है। अब ये कानूनी अधिकार बन गया है और अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए हम अनुच्छेद 31 को अब नहीं पढ़ते। अनुच्छेद 12 इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 संसद के द्वारा बनाए गए कानून यदि मौलिक अधिकार का हनन करता है तो न्यायालय उसका कानून का न्यायिक पुनरावलोकन करके उसको समाप्त कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अनुच्छेद 13 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। तो ये है अनुच्छेद 14 से और ये एकमात्र अनुच्छेद है जो 2 देशों से प्रभावित है। अनुच्छेद 15 इसमें 5 प्रकार के आधारों पर जैसे धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी भी एडमिशंस या प्रवेश के दौरान। और भाग 15 का भाग 2 और 15(6) इसके अपवाद होंगे। और 15(6) में EWS को प्रवेश में 10% आरक्षण दिया गया है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया है जो 103वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता पर बल दिया गया है। अनुच्छेद 16 का 6 103वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था 2019 में और लोक नियोजन में EWS को 10% आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 17 इसमें अस्पृश्यता या छुआछूत के अंत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया और अपवाद है सेना और शिक्षा को छोड़कर। सेना और शिक्षा को में उपाधियां दी जा सकती हैं लेकिन अन्य उपाधियों का अंत किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19(1)(a), 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए। इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। जो हमारे आइडिया है और आइडिया पर हम जो एक्शन लेते हैं उसका एक्सप्रेशन, तो इसी को कहते हैं विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इसमें हमें सोने का अधिकार भी प्राप्त है, बोलने का अधिकार प्राप्त है, पुतला फूंकने का अधिकार प्राप्त है और किसी के विरुद्ध बोलने का भी अधिकार हमको इसी अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। अनुच्छेद 20 इसमें अपराधों में दोष सिद्धि से संरक्षण के बारे में बताया गया है और अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और जियोपार्डी यानी कि दोहरे दंड से राहत दी गई है। एक सजा के लिए एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद यही है। और 21A अनुच्छेद 21A इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार शामिल है। और इसी के द्वारा RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था और ये आया था सन 2008 में लेकिन लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। RTE 2009 में आया था और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। और एक अनुच्छेद 45 जो DPSP में है, इसमें 0 से 6 वर्ष, ये 6 वर्ष से कम बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। और एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 51A का पार्ट के, यानी कि 51 अनुच्छेद 51A में है मौलिक कर्तव्य और 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा से संबंधित ही है, जिसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। तो ये 3 अनुच्छेद शिक्षा से संबंधित होंगे। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार या ह्यूमन ट्रैफिकिंग निषेध या मानव अंगों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है और बलात्श्रम से निषेध भी यही करता है। अनुच्छेद 24 इसमें कारखानों में बच्चों के नियोजन पर रोक लगाई गई है। जो 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको कारखाने में उनसे काम नहीं करवाया जा सकता। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, कोई भी धर्म अपनाओ और उसका प्रचार प्रसार करो, ऐसी स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 के तहत। और जबरन धर्मांतरण करना अपराध माना गया है। अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म की वृद्धि के लिए कर नहीं दिया जा सकता, जैसे मुगलों के समय में लिया जाता था जजिया कर, जो गैर मुसलमान होते थे उनसे लिया जाता था, लेकिन फीस ली जा सकती है। जैसे वहाँ पर जूते रखने हैं तो उसके लिए फीस ले सकते हैं लेकिन कर नहीं ले सकते। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और धार्मिक आधार पर जिस धर्म की जनसंख्या 50% से कम हो तो उसको अल्पसंख्यकों की कैटेगरी में रखा जाएगा और
वर्तमान में अल्पसंख्यक हैं मुस्लिम, बौद्ध, सिख, पारसी, जैन और ईसाई, और बहुसंख्यक हिंदू ही हैं। अनुच्छेद 30 इसमें अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 32 इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किया गया है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा है। और यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रेट जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार की रेट को जारी कर सकता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 33 इसमें कहा गया कि सैन्य बलों के मौलिक अधिकार को सीमित करने का अधिकार संसद के पास होगा। अगर चाहे तो सैन्य बल जो हैं तो उनके जो सैन्य बलों के अधिकारी हैं उनके मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार संसद के पास होगा। और अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के दौरान अगर सेना का कानून लागू है कहीं पर, तो वहाँ के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार भी संसद के पास होगा, ऐसा अनुच्छेद 34 में कहा गया है। और अनुच्छेद 35 में कहा गया कि इनसे संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद के पास ही होगा। तो संसद के कानूनों के बारे में हर एक भाग के जो लास्ट वाला अनुच्छेद है तो उसमें संसद को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट है भाग 4। भाग 4 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये हमने आयरलैंड के संविधान से ली हैं। और आयरलैंड में आता है एंड, तो हमने इससे 3 प्रावधान लिए हैं। ई से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है वो हमने यहाँ से ली है। और नॉमिनेशन यानी कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से लिया है। और DPSP, तो DPSP भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 में ये आते हैं। और अनुच्छेद 36 इसमें है राज्य की परिभाषा, जो अनुच्छेद 12 में है वो ही सेम यहाँ पर परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 DPSP न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, यानी कि अगर DPSP को राज्य के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, उल्लंघन होने पर कोर्ट में नहीं जा सकते। और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो हम कोर्ट में जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल दिया गया है। अनुच्छेद 39A, और इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। निःशुल्क कानूनी सहायता, और इसके लिए एक लीगल एडवाइजरी, एक लीगल संस्था भी बनाई गई है नालसा, जो 1987 में बनी थी। और फ्री लीगल एड डे कब मनाया जाता है तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। अनुच्छेद 40 इसमें ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 43B 97 में संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था, और सहकारी समितियों को उल्लेख इसमें किया गया है। अनुच्छेद 44 इसमें UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। और पहला राज्य है गोवा बना है जहाँ पर UCC को लागू किया गया था। और UCC बिल पारित करने वाला पहला राज्य अभी हाल ही में उत्तराखंड बना है। अनुच्छेद 45 0 से 6 या 6 वर्ष से कम बच्चों के आयु की देखभाल और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अनुच्छेद 47 पोषण एवं लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था, और जैसे लिकर यानी कि शराबबंदी इत्यादि राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो करना चाहे या नहीं। और हरियाणा में भी शराबबंदी हुई है, तो आपको बताना है कि हरियाणा में शराबबंदी कितनी बार हुई है और किस मुख्यमंत्री के समय हुई है और कब कब हो चुकी है, तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। जो हरियाणा से संबंधित हैं वे इसका आंसर जरूर दें। अनुच्छेद 48A इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, और इसमें पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव सुरक्षा के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण की बात इसमें कही गई है। अनुच्छेद 50 का मतलब है 50-50, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। अनुच्छेद 51 इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताया गया है, और भारत की विदेश नीति का भी उल्लेख यहीं पर मिलता है। भाग 4A में के 51A अनुच्छेद में हम मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, और इस समिति में 8 सदस्य थे, और इन्होंने इस समिति में थे 12 सदस्य। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति में थे 12 सदस्य, और इन 12 सदस्यों ने 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की बात कही गई थी, लेकिन टोटल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा।
और 11वां मौलिक कर्तव्य था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना उनके माता पिता का कर्तव्य माना गया है। और मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। भाग 5 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख यहाँ पर मिलता है अनुच्छेद 52 से 151 तक। और ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है। संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद है अनुच्छेद 21, लेकिन संविधान का सबसे बड़ा भाग है भाग 5। और इसमें अनुच्छेद 52 से इसको शुरू किया जाता है। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होगा। ये अनुच्छेद 53 में कहा गया। और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सैन्य कमांडर भी होगा, तो ऐसा भी इसी अनुच्छेद के तहत होगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को के बारे में बताया गया है कि इसमें निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा। तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और यूटी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अनुच्छेद 55 इसमें राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, तो इसके द्वारा राष्ट्रपति के वोट डाले जाते हैं। अनुच्छेद 56 इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया और सामान्यतः कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अनुच्छेद 57 इसमें री इलेक्ट के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति चाहे तो पुनः निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 58 इसमें राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्तों के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख किया गया है और शपथ दिलवाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति दिलवाता है अनुच्छेद 69 के तहत। और राज्यपाल को शपथ है अनुच्छेद 159 के तहत दिलवाई जाती है। अनुच्छेद 61 इसमें राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है, महाभियोग की प्रक्रिया, और इसमें राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 63 इसके अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 इसमें कहा गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन होगा। अनुच्छेद 67 इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 69 इसमें उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में अगर विवाद हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करेगा, तो ये बताया गया अनुच्छेद 71 में। और 72 में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया गया है और राष्ट्रपति मृत्यु दंड तक को भी माफ कर सकता है। अनुच्छेद 74 इसमें राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। और जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह है उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी होगा, ऐसा भी इसमें उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 75 के 2 भाग हैं। 75 का भाग 2 जिसमें मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। और 75 के भाग 3 इसके द्वारा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 AG अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत का एक महान्यायवादी होगा जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा और भारत सरकार का यह सबसे बड़ा वकील होगा। और भारत के पहले महान्यायवादी 1955 में बने थे MCC तलवाड़। और वर्तमान महान्यायवादी हैं R वेंकट रमणी। नेक्स्ट है 79 अनुच्छेद इसमें संसद का उल्लेख किया गया है और संसद के 2 सदन हैं, 2 हाउस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस जिसे राज्यसभा कहते हैं और लोअर हाउस ये प्रतिनिधि सदन या लोकप्रिय सदन जिसको लोकसभा कहते हैं। अगर पूछा जाए संसद के कितने अंग हैं तो 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और हाउस कितने हैं तो सदन है 2 और अंग हैं 3। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 81 में। और अनुच्छेद 84 इसमें मतलब जो सांसद हैं सांसदों की योग्यताओं या अर्हताओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 85 इसमें संसद सत्र जैसे सत्राहुत संसद सत्र को शुरू करना हो या समाप्त करना हो यानी कि सत्रावसान या विघटन या उसका अंत करना हो तो वो उसकी पावर राष्ट्रपति के पास होगी। और संसद का सत्र स्थगन करना हो या एडजोर्नमेंट करना हो तो वो सदन का अध्यक्ष करेगा। और अनिश्चित काल तक साइन डाई या अनिश्चित काल तक रोकना तो ये भी सदन का अध्यक्ष ही करेगा। लेकिन सत्राहुत और सत्रावसान ये राष्ट्रपति को ही करने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 87 इसमें राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। इसमें अब विशेष अभिभाषण का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को एक लिखा लिखाया एक
स्पीच दी जाती है और वही उसको बोलनी पड़ती है, तो इसको कहते हैं स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बताना है, निम्न में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है? तो विशेष अभिभाषण, सत्रावसान, सत्राहुत और सत्र स्थगन। तो हमने देखा था कि सत्र स्थगन की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। सत्राहुत, विशेष अभिभाषण और सत्रावसान। विशेष अभिभाषण है अनुच्छेद 87 के तहत और ये है अनुच्छेद 85 के तहत सत्राहुत और सत्रावसान करने की शक्ति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 93, काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जिसमें लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 105, इसमें जो सांसद हैं, सांसदों के विशेषाधिकार, जो संसद सदस्य हैं उनके विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। और विशेषाधिकार जैसे सांसद हैं उनका उल्लेख है 105 में। MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनका विशेषाधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 194 में। और राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके विशेषाधिकारों का उल्लेख है अनुच्छेद 361 में। विशेषाधिकारों का मतलब है कि इनको पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 108, इसमें संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है और इसको राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। और नोट रखना है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी ज्वाइंट सीटिंग या संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। नेक्स्ट अनुच्छेद 110, इसमें धन विधेयक या मनी बिल की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। और वित्त विधेयक, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं। तो सभी धन विधेयक, जो सभी धन विधेयक हैं वे वित्त विधेयक होते हैं। 111 अनुच्छेद, इसमें कहा गया कि विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है या असेंट अनिवार्य होता है और राष्ट्रपति एक्सेप्ट करके इस पर साइन करता है। और जब किसी बिल पर साइन कर देता है तो वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर रिजेक्ट कर सकता है या उस पर पॉकेट वीटो कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास 3 अधिकार होते हैं। विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 111 के तहत उसके 3 प्रकार की अनुमति दे सकता है, या तो वो उसको एक्सेप्ट करे या उसको रिजेक्ट करे या पॉकेट वीटो का यूज़ करे। और पॉकेट वीटो का यूज़ एक बार ज्ञानी जैल सिंह ने भी किया था 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक पर। अनुच्छेद 112, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख किया गया है। बजट का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं है। बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र का उल्लेख किया गया है, जिसे आम भाषा में बजट ही कहते हैं। अनुच्छेद 114, इसमें विनियोग विधेयक के बारे में बताया गया है। जैसे संचित निधि या कंसोलिडेशन फंड से कुछ भी निकालना हो तो ये एक धन विधेयक की तरह ही होता है और इससे मनी निकालने के लिए सबसे पहले विनियोग विधेयक को ही पास किया जाता है और बाद में निकाले जाते हैं यहाँ से पैसा। अनुच्छेद 123, इसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश या ऑर्डिनेंस पावर का उल्लेख किया गया है, जो एक अस्थायी कानून होता है और इसकी मैक्सिमम अवधि कितनी होती है? 6 मंथ और 6 वीक्स, यानी कि 6 महीने और 6 सप्ताह तक ये लागू रहता है। और अगर संसद चाहे तो 6 सप्ताह के भीतर इसको पास करके इसको परमानेंट कानून भी बना सकती है। अनुच्छेद 124, इसमें सुप्रीम कोर्ट की संरचना, शपथ, नियुक्ति और पदच्युत या रिमूवल के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया सुप्रीम कोर्ट की संरचना कैसी होगी। जैसे वर्तमान में 33 न्यायाधीश हैं, 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश हैं, तो 34 मुख्य न्यायाधीश होंगे। अनुच्छेद 126, इसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया। एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 129, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। जितने भी निर्णय होंगे उनको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा और निर्णय को संभाल कर रखेंगे ताकि भविष्य में उनका पालन हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में यहाँ पर उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 131, सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिकता या ओरिजिनल जस्टिडिक्शन के बारे में बताया गया है। केंद्र वर्सेज राज्य का विवाद हो या राज्य वर्सेज राज्य का विवाद, तो वो मूल अधिकारिता में आएंगे। अनुच्छेद 137, इसमें सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो डिसीजन पर पुनर्विचार या रिव्यू कर सकता है। अनुच्छेद 141, इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लोअर कोर्ट जैसे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना बाध्यकारी होगा। तो ये है अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 142, कंप्लीट जस्टिस या पूर्ण न्याय का उल्लेख यहाँ पर मिलता है और उच्चतम न्यायालय के आदेशों का प्रवर्तन होगा। तो ये होता है कंप्लीट न्याय या कंप्लीट जस्टिस। अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति परामर्श
यह कानूनी सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से कंसल्ट कर सकता है। अनुच्छेद 148 इसमें CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। अब है भाग 6 जिसमें राज्य से संबंधित उल्लेख किए गए हैं। अनुच्छेद 152 से 237 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 153 इसमें राज्य में एक राज्यपाल होगा। जैसे केंद्र में अनुच्छेद 52 में एक राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य के में अनुच्छेद 153 के तहत एक राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 54 इसमें राज्यपाल को कार्यपालिका शक्ति दी गई है, और अनुच्छेद 53 इसमें राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 159 इसमें राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है, और राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में है, और उपराष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 69 में है। अनुच्छेद 161 इसमें राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति दी गई है, और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति 72, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता और मार्शल लॉ को माफ़ नहीं कर सकता, और राष्ट्रपति दोनों को ही माफ़ कर सकता है। अनुच्छेद 163 इसमें राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा, और अनुच्छेद 74 इसमेमें कहा गया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो यह अनुच्छेद 74 में कहा गया। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल के लिए कहा गया है। अनुच्छेद 165 इसमें AG होगा जिसे एडवोकेट जनरल कहते हैं, और राज्य में इसको महाधिवक्ता कहते हैं, और ये राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है और राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे केंद्र में अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी होता है, और भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करता है। अनुच्छेद 168 इसमें राज्य विधानमंडल के बारे में बताया गया है। जैसे अनुच्छेद 79 इसमें संसद के बारे में बताया गया है, तो राज्य विधानमंडल और केंद्र में होता है संसद। और विधान परिषद जो राज्य विधानमंडल होता है उसका निम्न सदन या जो लोकप्रिय सदन होता है, जनता का सदन, उसको कहते हैं विधान परिषद, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 169 में। और केंद्र स्तर पर विधान परिषद इसको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, यानी कि विधान परिषद। और जैसे केंद्र में होता है राज्यसभा, ऊपरी सदन अनुच्छेद 80 में, वैसे ही राज्यों में ऊपरी सदन होता है अनुच्छेद 169 में। और 170 में होता है विधानसभा जिसे निम्न सदन या जनता का सदन या लोकप्रिय सदन कहते हैं, इसे कहते हैं विधानसभा। और केंद्र स्तर पर होता है अनुच्छेद 81 में लोकसभा। अनुच्छेद 174 इसमें सत्राहूत सत्रावसान या विघटन करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। और अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को सत्राहूत सत्रावसान और विघटन का अधिकार होता है। और सत्र का स्थगन करेगा हमेशा ही सदन का अध्यक्ष, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा, जो भी वहाँ का अध्यक्ष होगा वही सत्र को स्थगन करेगा। अनुच्छेद 178 इसमें विधानसभा का अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। जैसे अनुच्छेद 93 में लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 194 इसमें MLA और MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इनके विशेष अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 105 इसमें संसद के विशेष अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों के विशेष अधिकारों को उल्लेख किया गया अनुच्छेद 361 के तहत। अनुच्छेद 200 इसमें राज्यपाल की विधेयक पर अनुमति, जैसे केंद्र में अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की विधेयक पर अनुमति या असेंट के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति उसको एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या पॉकेट वीटो का यूज़ कर सकता है। तो ये इसमें बताया गया अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के लिए। और अनुच्छेद 201 इसमें राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक रखे जा सकते हैं। अगर राज्यपाल को लगे कि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है या उस पर राष्ट्रपति की सहमति लेना अनिवार्य है, तो कुछ विधेयक को आरक्षित भी रख सकता है अनुच्छेद 201 के तहत। अनुच्छेद 202 राज्य के लिए एक वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र के बारे में बताया गया, यानी कि राज्य के बजट का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र यानी कि केंद्रीय बजट का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति, जो अस्थायी कानून होता है राज्यपाल का, तो वो है अनुच्छेद 213 के तहत। और राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 214 इसमें हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 124 इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 215 हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है और
सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, तो ये है अनुच्छेद 129 के तहत। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट रिट जारी करने का अधिकार है, तो हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट को जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट को जारी कर सकता है। नोट, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के मामले में ही जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स या विधिक अधिकार के उल्लंघन में भी जा सकते हैं, और हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर हमें सीधे ही डायरेक्ट जाना हो, तो अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, पहले हमको जाना होगा हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट में हम हार जाते हैं या हाई कोर्ट के मामले से नाखुश हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 227। 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति हाई कोर्ट के पास होगी। जो सभी न्यायालय हैं उनका अधीक्षण यानी कि अध्यक्ष हाई कोर्ट होगा। और अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण हाई कोर्ट का होगा। जो हाई कोर्ट से नीचे के न्यायालय हैं उन पर नियंत्रण हाई कोर्ट का होगा और हाई कोर्ट पर नियंत्रण सुप्रीम कोर्ट का होगा। भाग 7 इसको निरक्षित कर दिया गया है और इसमें अनुच्छेद 238 था जिसको अब हटा दिया गया है। अब है भाग 8 जिसमें यूटी या यूनियन टेरिटरी का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 239 से 242 तक। अनुच्छेद 239 ए और इसको 69वें संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में जोड़ा गया था, जो दिल्ली यूटी से संबंधित है। और नोट करके हमको एक बात ध्यान रखना है कि दिल्ली में जो मंत्री बनते हैं वो विधानसभा की कुल संख्या का 10% ही बनते हैं, यानी कि दिल्ली में 70 MLA हैं और वहाँ का 10% हो गया 7, यानी कि एक मुख्यमंत्री और 6 अन्य मंत्री, यानी कि टोटल 7 मंत्री बनते हैं। और शेष भारत में जो अन्य भारत है वहाँ पर 15%, लोकसभा का 15% मंत्री बनते हैं। और इसको 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा शामिल किया गया है। अनुच्छेद 241 में यूटी खुद का हाई कोर्ट हो सकता है, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भी हाई कोर्ट है, और चंडीगढ़ जैसे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का ही हाई कोर्ट है। तो खुद का जो यूटी होती है यूनियन टेरिटरी उसका खुद का हाई कोर्ट हो सकता है अनुच्छेद 241 के तहत। नेक्स्ट है भाग 9। भाग 9 इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं और ये पंचायती राज से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक अनुच्छेद शामिल है और वर्तमान में इसमें 16 अनुच्छेद हैं। और 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। अनुच्छेद 243 ए इसमें ग्राम सभा के गठन के बारे में बताया गया और DPSP में ग्राम पंचायत के गठन ग्राम सभा होती है जितने भी 18 वर्ष के युवा होते हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो तो वे सभी ग्राम सभा का हिस्सा होते हैं। और ग्राम पंचायत जो चुनी जाती है, जो पंच और सरपंच होते हैं उनको कहते हैं ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 40 में। और अनुच्छेद 243 जी का मतलब होता है जैसे पार्ले जी खाने से हमको मिलती है शक्ति, तो ग्राम पंचायत की शक्ति का उल्लेख है 243 जी में। और 243 आई से होता है इनकम का मतलब होता है वित्त, यानी कि राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 243 आई में। 243 के इसमें राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। और नोट, केंद्रीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, लोकसभा राज्यसभा का चुनाव करवाता है जो सांसद होते हैं, और MLA और MLC का चुनाव भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही करवाता है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ये करवाता है ग्राम पंचायत, जो जिला परिषद होता है, ब्लॉक समिति और जो शहरी निकाय होते हैं जैसे वहाँ पर मेयर बनता है और गांव में सरपंच बनता है, तो उनका चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। और जो बड़े बड़े चुनाव होते हैं जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सांसद और MLA और MLC इनका चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग ही करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग ये लोकल बॉडीज जैसे स्थानीय निकाय, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, प्रधान, मेयर और सभापति इनका चुनाव ही करवाता है।
नेक्स्ट है भाग 9A, इसमें 243 से 243 ZG तक के अनुच्छेद शामिल हैं और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरीय निकायों को इसमें जोड़ा गया था। और 243 क्यू, इसमें नगर पालिका के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 वाई, इकोनॉमिक्स में वाई यील्ड को कहते हैं आय। और 243 वाई से हो गया इनकम यानी कि राज्य वित्त आयोग, और वहाँ पर हमने देखा था 243 आई से देखा था इनकम, और यहाँ पर 243 वाई से है यील्ड, तो राज्य वित्त आयोग। तो 243 आई और 243 वाई में इनका उल्लेख मिलता है। और 243 ZA, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। और 243 ZD से हो गया डिस्ट्रिक्ट, तो जिला आयोजन समिति का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट है भाग 9B, भाग 9B को 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था और इसके द्वारा 43B अनुच्छेद को भी जोड़ा गया है, जिसमें सहकारी समिति का उल्लेख किया गया है। और भाग 9B में 243 ZH से 243 ZT तक के अनुच्छेद शामिल हैं। और भाग 10 में है 244 अनुच्छेद, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और विकास का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है और केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है अनुच्छेद 245 से 263 तक। अनुच्छेद 246, इसमें कहा गया कि अनुसूची 7 के विषयों का उल्लेख है। जो अनुसूची 7 है उनके विषयों का उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में होगा। संघ सूची, इन पर कानून संघ सरकार बनाएगी या केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची में वर्णित विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाएगी, लेकिन केंद्र और राज्य में विवाद होने पर केंद्र का कानून मान्य होगा। अनुच्छेद 246A, इसमें GST समवर्ती सूची पर लगने वाला कर होगा। और अनुच्छेद 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था विजय केलकर समिति की सिफारिश पर, और इसमें 0% और 4 प्रकार की और महत्वपूर्ण दर होती हैं, तो ये बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। अनुच्छेद 249, इसमें राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। अनुच्छेद 254, इसमें समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास ही होगा, और अगर दोनों में कानून विरोधाभासी हो तो संसद का कानून मान्य होगा। अनुच्छेद 262, इसमें नदी जल विवाद का निपटारा करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना होगी। जैसे उदाहरण के लिए कावेरी नदी है और कावेरी नदी जल विवाद ये जो भी 2 राज्यों के बीच है, तो उसका निपटारा करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 262 के तहत होगी। और अनुच्छेद 263, इसमें अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना होगी और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। और 2 राज्यों के मध्य विवादों का समाधान करने के लिए इसका स्थापना की जा सकती है। और अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो ये पहली बार 1990 में की गई थी। भाग 12, इसमें वित्त और संपत्ति का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 266 में संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड का उल्लेख किया गया है और इसकी शक्ति संसद के पास होती है। और धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक संसद से पास करना पड़ेगा। और विनियोग विधेयक का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमने 10 मिनट पहले ही इसको पढ़ा है। और 267, इसमें है आकस्मिक निधि या कंटीजेंसी फंड, और आपदा के समय तुरंत राहत देने में इसका यूज किया जा सकता है और इसकी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। अनुच्छेद 279A, इसमें GST दर होती है, जैसे 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 0% के अलावा 4 इंपॉर्टेंट होती हैं, 5%, 12, 18 और 28%। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अनुच्छेद को शामिल किया गया है। और GST काउंसिल, जिसका अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। और GST काउंसिल की स्थापना कब की गई थी, तो डेट और ईयर दोनों ही आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। और इसके द्वारा एक अनुच्छेद भी जोड़ा गया था 246A, जिसमें GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 280, जिसमें वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है और इसमें राज्य वित्त आयोग 243I और 243Y ये नगर पालिका के लिए होगा। राज्य वित्त आयोग और पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग होगा 243I में। अनुच्छेद 300A, इसमें संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया है, जो वर्तमान में विधिक अधिकार है
और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और पहले ये आता था अनुच्छेद 31 में, लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 300A में। नेक्स्ट है भाग 13। भाग 13 में है अनुच्छेद 301 से 307 तक, और भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। भाग 14 इसमें सेवाओं को उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 308 से 323 तक, और इसमें है 312 अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं को उल्लेख किया गया है। और अखिल भारतीय संविधान मूल संविधान में थी 2 IAS और IPS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस, और लेकिन वर्तमान में है 3 IFS, IAS और IPS, इंडियन फॉरेन सर्विस इसमें जोड़ दी गई है। अनुच्छेद 315 इसमें UPSC और स्टेट PSC पब्लिक सर्विस कमीशन का उल्लेख किया गया है, और PSC पब्लिक सर्विस कमीशन इसका उल्लेख है। इसका गठन 1926 में 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के तहत किया गया था, और 1935 में इसका नाम कर दिया गया था अखिल संघीय लोक सेवा आयोग, इसका नाम कर दिया गया था। और जब भारत स्वतंत्र हो गया तो इसका नाम कर दिया गया था संघ लोक सेवा आयोग। भाग 15 में है अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग का वर्णन। और भाग 14 में है ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण का उल्लेख, जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था अनुच्छेद 323A, जिसमें CAT केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण का उल्लेख किया गया, और अनुच्छेद 323B इसमें अन्य प्रशासनिक प्राधिकरण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 324 इसमें केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, और राज्य के लिए निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243K और 243ZA में होगा। अनुच्छेद 326 में इसमें वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है। जो भी 18+ से ज़्यादा के व्यक्ति हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, उनको वोट देने का अधिकार होगा। और पहले वोट डालने की आयु होती थी 21 वर्ष, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में राजीव गांधी के समय इस एज को 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट है भाग 16। भाग 16 में है विशेष उपबंध, जो अनुच्छेद 330 से 342 तक है। अनुच्छेद इसमें लोकसभा में SC और ST सीट का आरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन सीट के आरक्षण के बारे में बताया गया है कि इसमें 2 सीट एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित होंगी, लेकिन इस प्रावधान को कर दिया गया है समाप्त। और विधानसभा में SC ST आरक्षण का उल्लेख किया गया 332 में, और 333 में विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन के सीट का आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन लोकसभा में 2 एंग्लो सीट और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन की सीट का प्रावधान था, जो इसको 104वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2020 में समाप्त कर दिया गया है। और 104वां संविधान संशोधन इसके द्वारा अनुच्छेद 331 और 333 को समाप्त कर दिया गया, और 330 और 332 में 10 वर्ष का विस्तार कर दिया गया है। जो SC और ST का आरक्षण था उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अनुच्छेद 338 इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 338 इसमें 89वें संविधान संशोधन के द्वारा NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 338B इसमें संविधान संशोधन 102वें के तहत 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है भाग 17। भाग 17 में है राजभाषा का उल्लेख, और इसका उल्लेख 343 से 351 अनुच्छेद तक है। और इसमें अनुच्छेद 343 में कहा गया कि संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है, और संघ की राजभाषा हिंदी होगी। अनुच्छेद 343 में कहा गया कि राजभाषा के लिए एक आयोग का भी उल्लेख किया गया है, और राष्ट्रपति इस आयोग को बनाएगा। और अब तक एक ही बार आयोग बनाया गया है, जिसका नाम है BG खरे आयोग। अनुच्छेद 350A इसमें प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई है, इसमें भी ऐसी ही बात कही गई है। अनुच्छेद 351 इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ प्रावधान या विशेष प्रयास किए जाएंगे।
भाग 18 में है आपात उपबंध जो 352 से 360 तक है। अनुच्छेद 352 इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया जो अब तक 3 बार लग चुका है। अनुच्छेद 356 इसमें राष्ट्रपति शासन को उल्लेख किया गया है। अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति वहां पर अपना शासन लागू कर देता है, जिसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 359 इसमें राष्ट्रीय आपातकाल में फंडामेंटल राइट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो उसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 20 और 21 यहाँ के अपवाद हैं, यानी कि उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनुच्छेद 360 इसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया और अब तक ये एक बार भी नहीं लगी है। भाग 19 इसमें अनुच्छेद 361 से 367 का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 361 इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेष अधिकार का उल्लेख किया गया है, यानी कि पद पर रहते हुए आपराधिक मामलों में कोई भी केस दर्ज नहीं होगा, तो यह है इनका विशेष अधिकार। भाग 20 इसमें है अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है और ये प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से ग्रहण की गई है। और अब तक भारतीय संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन लेटेस्ट अभी 129 बिल पेश हो चुके हैं। और 129वां बिल जो अभी हाल ही में पेश किया गया है और 129वां बिल किससे संबंधित है तो ये वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है, जो रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिश पर आया है। और इसको पेश करने वाला कौन है तो जो कानून मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल, तो इनके द्वारा 129वां बिल को पेश किया गया है। और अनुच्छेद जो 128वां बिल था, 128वां बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित है और ये भी अर्जुन मेघवाल कानून मंत्री के द्वारा पेश किया गया था। 99वां संविधान संशोधन एकमात्र संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया है और ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित था। भाग 21 इसमें अनुच्छेद 369 से 392 तक का उल्लेख किया गया और इसमें अस्थायी और संक्रमणशील प्रावधान है। जैसे अनुच्छेद 370 इसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 370 के कुछ भाग को समाप्त कर दिया गया है। 31 अक्टूबर 2019 को 370 का कुछ भाग हटा दिया गया है और 5 अगस्त 2019 को एक प्रस्ताव पेश किया गया था। और जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में विभाजित कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। भाग 22 संविधान का लास्ट भाग है और इसमें संविधान के नाम और पाठ का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 393 से 95 के बीच। अनुच्छेद 393 इसमें भारत का संविधान शब्द का उल्लेख किया गया है और इसमें बुक का नाम ये होगा ऐसा इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 394 इसमें 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू होंगे और इनका उल्लेख हमें 394 में अनुच्छेद में मिलता है। और अनुच्छेद 395 इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का उल्लेख मिलता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक इसका शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही चलेगा। और लेकिन जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाएगा तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत इस GOV गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये था हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हमने मात्र 48 मिनट में कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर इस क्लास की PDF को ले सकते हैं। तो इस क्लास की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।